हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। हम लोग बात कर रहे थे स्टाफिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग डिस्कस किया था। ओके, आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में एंड स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। सो let's start with staffing as a part of human resources management. Staffing function deals with human elements. Staffing का जो एक फंक्शन है वो डील करता है ह्यूमन एलिमेंट से। ओके, ह्यूमन एलिमेंट से वो डील करता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि स्टाफिंग जो है वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है, यानी थर्ड स्टेज है हमारा। तो हम जो चीज़ प्लान करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ऑर्गेनाइज करने के बाद हमें जिन लोगों की आवश्यकता पड़ती है हम लोग स्टाफिंग के माध्यम से उन्हें हायर करते हैं। स्टाफिंग फंक्शन डील्स विथ ह्यूमन एलिमेंट्स। दिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम बिना ह्यूमन बीइंग के उसको सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं। तो सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता पड़ेगी। हमने बहुत अच्छा प्लानिंग कर लिया, हमने बहुत अच्छे सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया, हम लोग बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ह्यूमन सिलेक्शन को ही गलत कर देंगे और हम परफेक्ट एम्प्लॉय का सिलेक्शन नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाए। ओके, एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीजेज। जिस प्रकार हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, एट द सेम टाइम वहाँ पर हम देख पाएंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी इंक्रीज करते चले जाते हैं। एंड अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, और अलग एक डिपार्टमेंट बन जाता है जो डील करता है केवल ह्यूमन रिसोर्सेज से, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट इज फॉर्म्ड विच कंसिस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स इन डीलिंग विथ पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी स्टार्ट हुआ है। जब और एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है तो उसमें कैपिटल भी थोड़ा कम ही लगता है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी कम होते हैं, लेकिन जिस प्रकार वो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ग्रो करता है और उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज करते चले जाते हैं, तो वहाँ पर हमें एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ता है जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं, जिसमें एक्सपर्टीज़ या स्पेशलिस्ट होते हैं जो उस डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करते हैं, या उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली हम उन लोगों को अपॉइंट करते हैं जो सारे ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। क्योंकि अगर हमारे पास सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होगा तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप भी नहीं कर पाएंगे और अच्छे से रन भी नहीं करवा पाएंगे। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन्वॉल्व। अब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है प्रोक्योरिंग में और डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड अप्रेजिंग एंड कम्पिटेंट एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ वर्ड्स देखे हैं, जैसे मेंटेनिंग, डेवलपिंग और अप्रेजिंग या कम्पिटेंट। अगर हम लोग टाइम टू टाइम लोगों का मूल्यांकन नहीं करेंगे या सक्षम लोगों को हम लोग अपॉइंट नहीं करेंगे, तो ये सारा काम कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट करेगा, क्योंकि वो डील कर रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज से, ह्यूमन बीइंग से डील कर रहा है, तो वो उन लोगों को हायर करेगा या उन लोगों का सिलेक्शन करेगा जो सक्षम होंगे। ओके, सेटिस्फाइड वर्कफोर्स टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। कहने का मतलब है, अगर हम लोग पीपल्स का या ह्यूमन बीइंग का मूल्यांकन नहीं करेंगे या हम सक्षम लोगों को अपॉइंट नहीं करेंगे, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, तो उसके लिए उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो सारे कैपेबल होने चाहिए, वो सारे स्किलफुल होने चाहिए, नॉलेजेबल होने चाहिए। जितना रिक्वायरमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वो सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे होंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन हो रहा है तो हम उस व्यक्ति को हायर करेंगे जो प्रोडक्शन से डील करता है। हम उस व्यक्ति को हायर बिल्कुल नहीं करेंगे प्रोडक्शन हाउस में जो प्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं जानता हो, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अगर हायर करते हैं तो हम हायर करने के भी कुछ प्रोसेस होते हैं, वो हम लोग आगे डील करेंगे, वो कौन कौन से प्रोसीजर या स्टेप्स हो सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट में हम लोगों ने जाना कि इसमें एज पर द रिक्वायरमेंट जिस प्रकार अगर एम्प्लॉय बढ़ते जाते हैं और इंक्रीज करते जाते हैं तो हम लोग एक अलग डिपार्टमेंट फॉर्म करते हैं जिसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करता है। ओके, आज के टाइम हम देखते हैं कि बहुत सारे कंसल्टीज जो होते हैं या एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो लोगों को हायर करवाता है या कंपनी को एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस ह्यूमन बीइंग अवेलेबल करवाता है एज पर द रिक्वायरमेंट। क्योंकि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है और लोगों के पास जॉब नहीं है, और जॉब है भी तो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन बीइंग के बीच में एक चेन का काम करता है। ओके, वो एज पर द रिक्वायरमेंट कंपनी को वो इंडिविजुअल प्रोवाइड करता है और वो इंडिविजुअल को उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से उसको वो जॉब प्रोवाइड करता है। नाउ वी विल डिस्कस स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ओके, स्टाफिंग का क्या प्रोसेस है और क्या इसका स्टेप्स है, वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। स्टेप्स, प्रोसेस ऑफ staffing. Okay, one we have is estimating manpower. Okay, requirement, making inventory of current human resources in terms of qualification, training and skill. हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं, तो हम लोग बिल्कुल इसको कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन के आधार पर। अगर हम लोग किसी का हायर करते हैं किसी को, या किसी को हम लोग जॉब पे रखते हैं तो कैसे रखते हैं, सबसे पहले हम लोग उसका क्वालिफिकेशन चेक करते हैं या उसको हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अगर रिक्वायरमेंट हुआ, और उसके स्किल्स को हम लोग चेक करते हैं। असेसिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। ओके, डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड ह्यूमन रिसोर्सेज job analysis is an intensive way of finding details related to all jobs. कहने का मतलब है अगर हम लोग एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग मैन पावर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं वो चेक करके। सो नेक्स्ट वी हैव इज रिक्वायरमेंट। ओके, it refers to identification of the sources of manpower, okay, availability and making efforts to source applicant for various job position in an organization. अगर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करवा रहे हैं तो विदाउट ह्यूमन बीइंग तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग एनालाइज करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि किन लोगों की आवश्यकता हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है। एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग लोगों का सिलेक्शन करते हैं। तो ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कितना हमारे पास आवश्यकता है, किन लोगों को हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं। इट रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन। ओके, आइडेंटिफाई करवाता है द ऑफ द सोर्स ऑफ मैन पावर अवेलेबिलिटी एंड मेकिंग एफर्ट्स टू सोर्स एप्लीकेंट फॉर वेरियस जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में किन लोगों की या कितने लोगों की आवश्यकता होती है, उसी के हिसाब से हम लोग ह्यूमन बीइंग का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज सिलेक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग। ओके, ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, इसमें हम लोग चूज करते हैं और अपॉइंट करते हैं द राइट कैंडिडेट फॉर वेरियस जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ पोजीशंस होते हैं या नंबर ऑफ वैकेंट पोजीशन होते हैं, तो उस पोजीशन को या उस जॉब को हम कैसे फिलअप कर सकते हैं, उसको हम फिलअप कर सकते हैं विथ राइट कैंडिडेट। राइट कैंडिडेट यानी जो सही कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए होगा उसे हम अपॉइंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैनेजर की आवश्यकता है तो मैनेजर के लिए हम उसे अपॉइंट करेंगे जो मैनेजर के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा होगा।
अगर हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किसी को हायर करना है तो हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उसको हायर करेंगे जिसके पास मार्केटिंग का नॉलेज होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जो अपने स्किल के साथ मार्केटिंग के फंक्शंस को कर सकता होगा। हम उस व्यक्ति को हायर बिल्कुल नहीं करेंगे मार्केटिंग में जो लोगों से कम्युनिकेट करना नहीं जानता हो या वो उतना अच्छे से लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि मार्केटिंग में तो हमें अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, हमें अपने प्रोडक्ट को पीपल को बताना है, कंज्यूमर को बताना है। अगर हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम अपने प्रोडक्ट को भी सेल आउट नहीं कर पाएंगे। हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उस व्यक्ति को हायर करेंगे जिसके पास रॉ मटेरियल का एक्सपीरियंस होगा, जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी को जानता हो, जो अच्छे से मशीनरी को हैंडल करना चाहता हो, जो वर्कर के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना जानता हो। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे देन ओनली हम उसका सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को जब स्टार्ट किया जाता है तो जिस प्रकार वो धीरे धीरे ग्रो करता है तो उसके रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ते चले जाते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स भी धीरे धीरे इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो जिस प्रकार से उसका रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज करता है उसी हिसाब से हमें उसको फुलफिल करना होता है। तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को एक पर्टिकुलर जॉब पर नहीं रख सकते हैं या उसको वो पोस्ट नहीं दे सकते हैं जिसके लिए वो काबिल नहीं है या जिसके क्राइटेरिया को वो फुलफिल नहीं कर रहा है। तो हम लोग हायर करने से पहले भी बहुत सारी चीज़ों को उस व्यक्ति का एग्जामिन करते हैं, देन ओनली अगर वो उस एग्ज़ाम में, टेस्ट में या इंटरव्यू में फुलफिल होता है तो हम उसे हायर कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट ये बोलता है फॉर वेरियस जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस एग्जाम्स, टेस्ट और इंटरव्यू। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी व्यक्ति का सिलेक्शन करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन किस प्रकार होगा, या तो वो टेस्ट लेगा, जिस व्यक्ति ने टेस्ट क्लियर कर लिया देन उसका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू भी क्लियर हो गया तो अब वो व्यक्ति या अब वो इंडिविजुअल पर्सन एक पोस्ट को होल्ड करने के काबिल है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 10 पोस्ट हैं, ठीक है, 10 पोस्ट हैं और 10 में से 8 पोस्ट है, 10 में से 5 पोस्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से और 5 पोस्ट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो मार्केटिंग में आपका एडवर्टीजमेंट भी आ जाएगा और सेल्स भी आ जाएगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 5 पोस्ट खाली है तो हम लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो प्रोडक्शन के बारे में जानता होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा या जो डिग्री होल्ड कर रहा होगा उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। मार्केटिंग से रिलेटेड हम फॉर एग्जांपल एमबीए कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे और उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे जिसने एमबीए मार्केटिंग में किया होगा। ओके, तो मार्केटिंग से किया होगा उसने एमबीए, तो हम कह सकते हैं कि उसके पास नॉलेज होगा और उसने कहीं ना कहीं पहले काम किया होगा तो उसके पास एक्सपीरियंस भी होगा। देन हम उसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेंगे तो इंटरव्यू के माध्यम से हम ये एनालाइज कर पाएंगे कि वो व्यक्ति बिल्कुल सक्षम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, क्योंकि उसने अगर इंटरव्यू क्लियर कर लिया है तो हम कह सकते हैं कि उसने टेस्ट भी अच्छा दिया होगा तभी तो वो इंटरव्यू तक पहुंचा। नेक्स्ट वी हैव इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज़ बिन सेलेक्टेड। प्लेसमेंट का मतलब है कि हमने सिलेक्शन कर लिया, अब जिस व्यक्ति का सिलेक्शन किया है वो तो उस पर्टिकुलर पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया है, अब किसी और व्यक्ति को तो हम उस पोजीशन पे होल्ड नहीं करवा सकते, वही व्यक्ति होल्ड करेगा पर्टिकुलर पोजीशन पे जिस व्यक्ति ने टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर किया होगा। तो जिस व्यक्ति ने टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर किया है तो हम उसे वो सीट दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ओरिएंटेशन इन दस इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉय टू द अदर एम्प्लॉयज। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि मैंने जिन व्यक्तियों का सिलेक्शन किया है या जिन ह्यूमन बीइंग का सिलेक्शन किया है अब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही वो आते हैं तो हम अपने एम्प्लॉय से, जो एम्प्लॉय पहले से काम कर रहे हैं उनसे उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ओके, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जितने भी एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो लोग एक दूसरे को कैसे जान पाएंगे या कैसे
कोऑर्डिनेट करके काम कर पाएंगे जब तक वो एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन करवाना या इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉय, जिस एम्प्लॉय को हमने सेलेक्ट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, टू अदर एम्प्लॉयज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रूल्स, रेगुलेशन या पॉलिसीज होती हैं, हम लोग ओरिएंटेशन के माध्यम से उस सेलेक्टेड एम्प्लॉय को, जिसका सिलेक्शन हमने किया है, उसको हम लोग अवेयर करवाते हैं। तो इस प्रकार से हम स्टेप्स को फॉलो अप करते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, अभी तो हम लोगों ने केवल 4 स्टेजेस को ही डिस्कस किया है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में ये सारे स्टेप्स भी आते हैं कि हम लोग कैसे किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन करने का प्रोसेस क्या हो सकता है। ओके, क्योंकि विदाउट ह्यूमन बीइंग तो हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं करवा सकते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोटा है या बड़ा है, हमें ह्यूमन बीइंग की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। हम लोग विदाउट ह्यूमन बीइंग तो कुछ नहीं करवा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, this step involves improving the job knowledge and competence of employees in order to enable them to perform their job efficiently या effectively। हम अपने कामों को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हमने क्या करना है, अपने एम्प्लॉय के स्किल को और अपने एम्प्लॉय के नॉलेज को हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। ओके, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्किल्स। अगर हम अपने एम्प्लॉय को सिस्टमैटिक ट्रेनिंग देते हैं और उस ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे एम्प्लॉय का जो स्किल है वो इंक्रीज करता है। ओके, एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज इन डूइंग देयर जॉब्स थ्रू वेरियस मैथड्स। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते हैं, या टाइम टू टाइम वो लोग क्या करवाते हैं, कॉन्फ्रेंस करवाते हैं या वर्कशॉप अटेंड करवाते हैं, जिसके माध्यम से एम्प्लॉय जो है वो दूसरी जगह जा कर के लोगों से इंटरेक्ट करता है, या दूसरी जगह के जो स्पेशलिस्ट होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं वो आकर के फॉर अ टाइम बिंग उनको ट्रेन करते हैं, या उनको कुछ ऐसा मोटिवेशन देते हैं या मोटिवेट करते हैं जिसके माध्यम से उनका नॉलेज इन्हांस होता है, स्किल भी इंक्रीज करता है। ऐसा करने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट होगा, क्योंकि हमने देखा है कि स्टाफिंग में हम एम्प्लॉय को हायर करते, ह्यूमन बीइंग को हायर करते, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिकली रन करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे एम्प्लॉय नहीं होंगे और अच्छे एम्प्लॉयज़ के कारण ही एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है, तो जब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे और वो उस काम को अच्छे से फुलफिल नहीं करेंगे, तब तक तो एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करवाने के लिए एम्प्लॉयज़ के अंदर परफेक्शन होना अनिवार्य है। वो कैसे होगा, वो ट्रेनिंग के माध्यम से होगा। ट्रेनिंग जो है हम 2 तरीके से दे सकते हैं, ऑफलाइन के भी और ऑनलाइन भी, या ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब। अगर कोई बोलता है कि हम ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं, तो हम ऑफ द जॉब दे सकते हैं और ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब मतलब हमने कुछ टाइम के लिए उनको कहीं सेंड कर दिया है, या ऑन द जॉब वो जॉब भी कर रहे हैं लेकिन 8 to 5 अगर उनका 10 to 5 अगर उनका जॉब है, तो 10 to 5 से लेकर के हम 10 to 11 हम उनसे काम लेंगे, बाकी का 2 घंटा जो है हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे और फिर उनसे काम लेंगे, या लास्ट का जो 2 घंटा है हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सकते हैं। इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर पाएगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम से जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और वो दूसरों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, या उनको इतना समय नहीं मिलता है कि वो दूसरे
चीज़ों को सीख पाए। जैसे कि आज दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, अगर मेरे एम्प्लॉयज़ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम से एक ही चीज़ को कर रहे हैं और वो उसी को करने में एक्सपर्ट हो गए हैं, लेकिन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर दुनिया है, उस दुनिया में बहुत सारा कंपटीशन है। हम तो एक ऑर्गेनाइजेशन के चार दीवारी के अंदर की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो हम वही कर रहे हैं जो हम लॉन्ग टाइम से करते चले आ रहे हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के गेट के बाहर भी एक दुनिया है जहां पर नया टेक्नोलॉजी डे बाय डे डेवलप कर रहा है या कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन या चेंजेस आ रहे हैं। तो हम वो वेरिएशन और चेंजेस को एक एम्प्लॉय से कैसे अवेयर करवा सकते हैं या उस एम्प्लॉय को कैसे उस चेंजेस और वेरिएशन से अवेयर करवा सकते हैं, तो ट्रेनिंग के माध्यम से करवा सकते हैं। तो ट्रेनिंग वही व्यक्ति देगा जो एक्सपर्ट्स होगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हमारे लिए भी काम करेंगे और एट द सेम टाइम वो उस टेक्नोलॉजी को या उस टेक्निक्स को वो सीख पाएंगे जो एक ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इफ़िशियंट होता है या उस एम्प्लॉय के पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल एस्पेक्ट सच एज परफॉर्मेंस, नॉलेज एक्सेट्रा। अगर इस प्रकार से हम अपने एम्प्लॉय को डेवलप कर रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारे एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस होगा वो बेटर होगा, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होने वाला होता है या जो एक्चुअली कोई परफॉर्म करता है वो कौन करता है, वो तो स्टाफ ही करेगा। स्टाफ अर्थात ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग ही है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस कर रहा है, और वो परफॉर्मेंस किस आधार पे करेगा, उसके पास जो नॉलेज होगा या उसके पास जो स्किल होगा उसी के आधार पे तो वो उस चीज़ को परफॉर्म करेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को भी डे बाय डे अच्छे से पूरा कर पाएंगे। Organization have either in-house training center to have tie up with some institution to provide training to their employees। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, टाई अप कर सकता है उस इंस्टीट्यूट के साथ या उस इंस्टीट्यूशन के साथ जो केवल एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, आजकल हम देख सकते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ओपन हुए हैं जो केवल एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं या एम्प्लॉयज़ को अवेयर करवाते हैं न्यू टेक्नोलॉजी से, न्यू मेथड से, न्यू सॉफ्टवेयर से, तो जिसके माध्यम से एक एम्प्लॉय अपना काम भी कर सकता है और अपने नॉलेज और अपने स्किल को डेवलप कर सकता है। तो इस प्रकार से हम ओवरऑल डेवलपमेंट देख पाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन का और एक इंडिविजुअल का, जिसके कारण से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो भी अच्छे से पूरा हो पाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6, परफॉर्मेंस अप्रेजल। इट इज कंसर्न विथ रेटिंग और इवेल्युएटिंग। ओके, ये किससे कंसर्न है, रेटिंग से और इवेल्युएटिंग से द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं हम उनके परफॉर्मेंस को कैसे जज कर सकते हैं या कैसे हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो जब तक हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का मूल्यांकन नहीं करेंगे, उनके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन नहीं करेंगे, उसको हम लोग रेटिंग या इवैल्यूएटिंग नहीं करेंगे या इवैल्यूएट नहीं करेंगे, तब तक हम ये डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे जो हमने प्लानिंग में किया था क्या वो एक्चुअल में वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम इस बात को तभी बता पाएंगे जब हम उसको मूल्यांकन कर पाएंगे, जब हम उसको इवैल्यूएट कर पाएंगे। हम देखते हैं कि अगर हम स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो वहाँ भी एक टाइम टू टाइम एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट को लेने का मकसद ये होता है कि हमने जो एक टाइम पीरियड में बच्चों को पढ़ाया है या हमने पढ़ा है तो वो कितना समझ पाए हैं, वो कितना चीज़ों को ग्रैब कर पाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा सेशन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ओके, 1 अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट होता है तो हमारे पास पूरा 1 साल होता है और हम जानते हैं कि मार्च में हमारा फाइनल एग्ज़ाम होता है। ओके,
फाइनल एग्जाम कब होता है हमारा? मार्च में होता है। तो हमारे पास अप्रैल टू मार्च टाइम है कि हम अपने बच्चों का मूल्यांकन कर पाए। तो इस बीच में हम क्या करते हैं, 2 या 3 टेस्ट ले लेते हैं। ओके, टेस्ट लेने का मकसद ये होता है कि मैंने जितना पढ़ाया है क्या वो बच्चे उसको ग्रैब कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। क्योंकि अगर फाइनल एग्जाम तक वो कुछ सीखेंगे नहीं तो वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कैसे होंगे, वो एक क्लास से दूसरी क्लास में कैसे जाएंगे। तो फाइनल एग्जाम से पहले हम लोग 2 या 3 टेस्ट ले लेते हैं। तो जो बच्चे कमज़ोर होते हैं या जो एवरेज बच्चे होते हैं हम उन्हें मोटिवेट करते हैं। उन्हें अगर एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत होती है तो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, और पेरेंट्स से हम लोग इंटरेक्ट करके बताते हैं कि आप लोग भी घर पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से जब उसको मेन परफॉर्म करना होगा फाइनल एग्ज़ाम में, जब उसको अच्छे से परफॉर्म करना होगा, तब वो उन सारी बातों को ध्यान में रख के परफॉर्म कर पाएगा। उसी प्रकार अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन रन करवा रहे हैं और हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में है और उनका टाइम टू टाइम मूल्यांकन नहीं होगा, अगर उनको हम लोग टाइम टू टाइम इवैल्यूएट नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके दूर करते चले जाएंगे। ट्रांसफर एंड प्रमोशन ऑफ द स्टाफ वेयर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल। कहने का मतलब है यहाँ पर है ट्रांसफर, ओके, और प्रमोशन, 2 वर्ड है, एक ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है। अगर हमारा एक एम्प्लॉय है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा भी ब्रांच है, लेकिन वहाँ पर एक अच्छे से काम नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका ट्रांसफ़र वहाँ कर देंगे और उसको प्रमोशन दे देंगे। ओके, इस प्रकार क्या होगा, वो मोटिवेट भी होगा और जिस नए ब्रांच में वो जाएगा वो वहाँ पर जाकर के लोगों को इनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा, और उस ब्रांच में जो फंक्शन अगर सिस्टमैटिक नहीं हो रहा है तो वो उसको करने का प्रयास करेगा। तो हम एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके एक्चुअल जो परफॉर्म कर रहा है वो, या उसका ट्रांसफ़र करके या उसका प्रमोशन करके। एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, टाइम से आता है, टाइम से चीज़ों को करता है और वो अपने काम को बहुत परफेक्ट करता है, तो हम उसको मोटिवेट करने के लिए उसका प्रमोशन कर सकते हैं। तो जब उसका प्रमोशन होगा तो वो खुश होगा, वो और जब नए पोस्ट में जाएगा तो उसको वो और अच्छे से परफॉर्म करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज प्रमोशन करियर प्लानिंग। ओके, प्रमोशन मीन्स बीइंग प्लेस्ड इन पोजीशन इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रमोशन का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का जो पोजीशन है वो इंक्रीज कर गया। प्रमोशन मीन्स बीइंग प्लेस्ड इन पोजीशन इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, एक एम्प्लॉय है जिसका अपॉइंटमेंट सी ग्रेड पर हुआ था, लेकिन उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया और उसने कुछ डिग्री एक्वायर कर लिया है, कुछ नॉलेज या ट्रेनिंग ले लिया है, जिसको हमने उसको प्रमोट कर दिया ग्रुप बी में। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। तो प्रमोशन का मतलब होता है कि जब यहाँ से वो यहाँ आएगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। ओके, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज करेगा तो वो और अच्छे से परफॉर्म करने का प्रयास करेगा। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट द मोरल ऑफ एम्प्लॉय एंड मोटिवेट देम टू यूटिलाइज देयर फुल पोटेंशियल। एक एम्प्लॉय के अंदर अगर स्किल है, नॉलेज है और पोटेंशियल है, अगर हम उसको प्रमोट करते हैं या उसका प्रमोशन करते हैं तो वो तो मोटिवेट होगा। अगर वो मोटिवेट होगा तो वो सारे कामों को अच्छे से करेगा, या प्रमोशन के बाद जो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा करने का प्रयास करेगा। तो प्रमोशन के माध्यम से भी हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, जिनसे उनका करियर ग्रोथ भी होगा। करियर में अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं थ्रू प्रमोशन। नेक्स्ट वी हैव इज कंपनसेशन। कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म ऑफ पेमेंट मेड बाय एन इंटरप्राइज टू देयर एम्प्लॉयज। कंपनसेशन का मतलब होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उन काम के बदले में उन्हें कुछ ना कुछ तो पे
करना पड़ेगा। तो हम अगर अपने एम्प्लॉय के पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे, केवल अपने ऑब्जेक्टिव और अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे, तो कुछ समय के बाद या कुछ टाइम के बाद वो एम्प्लॉय डिमोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे और जितना पोटेंशियल, जितना स्किल या जितना नॉलेज उनके अंदर था वो शायद एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लगाएं, जिसके कारण हम एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन या एज अ बॉस हम उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए। लेकिन अगर हम एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं या उनका हम सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन अगर मैंने किसी एम्प्लॉय का किया है तो किसी एक पोस्ट के लिए किया होगा, ओके, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको क्या देंगे, सैलरी दे सकते हैं, ओके। तो वही बोलता है कि कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म ऑफ पेमेंट, हम किस प्रकार उसको कंपनसेट कर सकते हैं या उसके काम के बदले हम उसको कैसे भुगतान कर सकते हैं। तो हम सैलरीज के माध्यम से कर सकते हैं, इंसेंटिव्स के माध्यम से और कमीशन के माध्यम से। अगर वो ओवर टाइम करता है तो उसको हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे, बोनस दे सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं, वेज कमीशन दे सकते हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन में अदर फैसिलिटीज़ भी होती हैं तो हम उसको भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। इस माध्यम से हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे। जहाँ पे वो एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पूरा कर रहा है तो एक ऑर्गेनाइजेशन का भी दायित्व बनता है कि वो अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम सैलरी दे ताकि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी पूरा कर पाए। ओके।